हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया ना? कितना इजी था। लग रहा है ऑडिट थियोरेटिकल है? नहीं, ऑडिट बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आगे भी तुमको ऐसा ही मज़ा आने वाला है। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि ये लेक्चर्स अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, अपने ग्रुप में डालो, उनको बोलो कि वो उनके दोस्तों को फॉरवर्ड करे, फिर उनको बोलना कि वो उनके दोस्तों को फॉरवर्ड करे, ताकि ये हर बच्चा जो सीए इंटर पढ़ रहा है ना May 24 के लिए, उसके पास ये लेक्चर्स पहुंच जाने चाहिए। एंड दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आई विल स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ वेरी लाइटर नोट। ये देख के तुमको मजा आएगा, सुनो देखो। अब इसमें क्या हुआ कि ये बंदा ना शाना निकला। इसको पता है कि यार भैया की धुनाई हो रही है, मेरी भी धुनाई आएगी। फटाफट इधर प्रार्थना करने बैठ गया। ठीक है, मम्मी मारना चाहती है, मम्मी मारना चाहती है, मार भी सकती है बट नहीं मार रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रेयर कर रहा है। तो मैं एक वर्ड तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, वो वर्ड का नाम है लिमिटेशन। क्या नाम है वर्ड का? लिमिटेशन। कि मम्मी मारना चाहती है बट नहीं मार पा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी लिमिटेशन है कि वो प्रेयर कर रहा है। हमारे टॉपिक का नाम है एक्चुअली इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तुम पढ़ाई करते हो, पता है तुम्हारी इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है? तुम्हारी इनहेरेंट लिमिटेशन है कि तुम पढ़ना चाहते हो पर मैच आ जाते हैं, वर्ल्ड कप आ जाते हैं, या किसी ने कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, किसी ने इंस्टाग्राम में स्टोरीज डाल दी, कहीं कुछ चल रहा है जिसकी वजह से तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। तो सिंपल लैंग्वेज में इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या है कि ऑडिट में हमारे साथ क्या क्या लिमिटेशंस है। अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो हमने बोला कि बॉस प्रैक्टिकलिटी नहीं है देना, हम 100% चेकिंग करके तो ना बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो हमने उनसे क्या क्या अग्री किया कि जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बेसिकली बड़ी मिस्टेक है, वो हमारा मेन फोकस है। क्यों? क्योंकि उनसे तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि भैया हम तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं दे रहे हैं, हम गारंटी तो नहीं दे रहे हैं। उसके रीजंस क्या है? ठीक है, तो अब आज हम बात करेंगे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के बारे में। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। ओके, सबसे पहला दो वर्ड पढ़ते हैं। पहला वर्ड है परसुवेसिव, स्पेलिंग देख लेना। एक वर्ड होता है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मार्कशीट है, तेरी मार्कशीट है, जिस पे सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ बराबर है, एक ऑथेंटिकेटेड साइट से निकाली हुई है। अब मेरे लिए ये तो पता ही ना कि मुझे 100% ये सही है। ठीक है, उसमें क्या डाउट है? मैंने खुद ने इंटरनेट से तुम्हारा वो लॉगिन करके निकाला है, सब कुछ बराबर है, डिजी लॉकर वोकर से वहाँ से आई है। सो वहाँ पे तो 100% बराबर है। ऑडिट में हमें जो एविडेंस मिलते हैं, जो क्लाइंट से डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि 100% वो एकदम गारंटीड करेक्ट होगी। कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ वो ऑडिट में एक वैल्यूएशन रिपोर्ट थी। वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होती है? बेसिकली एक वैल्यूअर होता है, वो जैसे एक मकान है, अपन नहीं बोलते इस मकान की इतनी करोड़ की वैल्यू है, तो वो ऐसे वैल्यूअर होते हैं जो मकान की वैल्यूएशन निकाल के देते हैं। सो हमारे क्लाइंट ने हमें हमारे उसकी एक बिल्डिंग की वैल्यूएशन रिपोर्ट दी एंड द वैल्यू वॉज 500 करोड़। ठीक है, अब मेरे को इस रिपोर्ट में कुछ डाउट था, मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने क्लाइंट को बोला कि यार मुझे इस रिपोर्ट में डाउट है, आपके यहाँ ओपन करो, मुझे एक पैराग्राफ समझना है। जैसे उसने ओपन किया, वहाँ पे वैल्यूएशन लिखा होता 300 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो क्लाइंट ने उसके पास जो वैल्यूएशन रिपोर्ट जो उसको एक एक्सपर्ट मतलब किसी वैल्यूअर आई होगी, उसको उसने एडिट कर दिया, टेम्पर करके 300 को 500 करोड़ करके हमको दे दी, या फिर उसने दो रिपोर्ट बनवाई अलग अलग आदमी से, एक आदमी की 300 है, एक आदमी की 500 है, तो उसने हमें 500 वाली दे दी। तो कहने का मतलब है कि जो हमें जो एविडेंस मिलते हैं ना ऑडिट के अंदर, सारे एविडेंस कंक्लूसिव नहीं होते। ठीक है, हमारे एविडेंस परसुएसिव होते हैं। आई विल गिव यू सेकंड एग्जांपल ऑल्सो। सेकंड एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा एक क्लाइंट था, तो हम क्या करते हैं, एज एन ऑडिट प्रोसेस है हमारा कि फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर्स है क्लाइंट के, तो हम उन कस्टमर्स को एक लेटर भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन, जिसमें हम उनसे पूछते हैं
कि भैया आप बताओ कि आपको कंपनी को कितना पैसा देना है, ठीक है। सो उस पार्टी का ना हमें हर बार रिप्लाई आ रहा था, ठीक है। एक पार्टी थी, उसका हर बार रिप्लाई आया था 3-4 सालों से, बट पैसा कभी नहीं आ रहा था। हर साल चेक करते थे पैसा आया क्या नहीं आया, 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 पैसा नहीं आ रहा था। हमें फिर बाद में थोड़ा डाउट हो गया कि ये जो सामने वाली पार्टी हमें कंफर्म कर रही है ना कि ये पैसा मैं दे दूंगी या कंपनी में से इतना पैसा मांगती है, ये बराबर है कि नहीं है। सो हमने क्या किया, उस पार्टी के डिटेल्स को बहुत माइन्यूटली वेरीफाई किया, उसका जो एड्रेस है ना वो चेक करवाया कि क्या उस एड्रेस पे एक्चुअल में ये कंपनी है कि नहीं है। तो बाद में हमें पता पड़ा कि उस एड्रेस पे ऐसी कोई कंपनी है, ऐसा कोई है ही नहीं। ये क्लाइंट का खुद का वहाँ पे एक ऑफिस था, वहाँ पे हम कंफर्मेशन भेज रहे थे, वहाँ से हमको रिप्लाई आ रहा था कि हाँ हाँ कंपनी में से इतना पैसा मांगती है। सो क्लाइंट चाहे तो वो हमारे साथ फ्रॉड भी कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें जो एविडेंस मिलता है ना वो परसुएसिव मिलते हैं, हमें एविडेंस कंक्लूसिव नहीं मिलते हैं, ठीक है। अभी पहला पॉइंट, वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट assurance because the evidence, ये वर्ड तुम समझ जाना, द एविडेंस ऑन विच ऑडिटर bases his conclusion are persuasive in nature and not conclusive. This is inherent limitation of audit. ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ रिपीट करना। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस because the evidence on which the auditor bases his opinion are persuasive in nature and not conclusive in nature. Okay, this is due to inherent limitation of audit. ठीक है, तो तुम्हारा डाउट होता है ना हम एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, क्या हमें एग्जैक्ट याद करना है, क्या हमें एग्जैक्ट याद नहीं करना है, हमें कीवर्ड्स यूज करने हैं और उसको लेके हमारे अपने सेंटेंस फॉर्म करने हैं। तो एक 2 कीवर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इज कंक्लूसिव, परसुएसिव। उसको लेके अब तुम्हें जैसा आंसर बनाना तुम बना सकते हो, बट फंडामेंटली वही जो मैसेज जाना चाहिए वो से जाना चाहिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें मॉड्यूल में पढ़ाता हूँ इस चीज को वापस से। The process of audit suffers from certain inbuilt limitation due to which an auditor cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. The fundamental limitation arises due to the following factors. जो मैंने बात बोली वो आगे लिखी हुई है, so, ऐसा मत सोचना कि मैंने लिखा है भैया यहाँ तो लिखा हुआ है नहीं, कंक्लूजन एंड परसुएसिव, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो आगे लिखा हुआ रहेगा। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ अगले फैक्टर्स। द इनहेरेंट लिमिटेशन अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग। इससे मैं तुम्हारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ कि तुम्हें एग्जाम में ऐसे आंसर लिखना है, बिकॉज सबका एक क्वेश्चन रहता है कि भैया एग्जाम में आंसर कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। पहला फैक्टर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन जो अब तक हम 11th एंड 12th में करते हैं, या जो तुम अपन फाउंडेशन में करा या इंटर में करेंगे, फाइनल में करेंगे, यहाँ पे क्या होता है हमारे साथ क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन में इश्यूज दिया होता है कि ऐसा ऐसा हुआ, हम उसके बेसिस पर आंसर निकाल लेते हैं। पर प्रैक्टिकल लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। ठीक है, वी हैव टू मेक ए लॉट ऑफ जजमेंट्स। ठीक है, एंड वी हैव टू मेक ए लॉट ऑफ एस्टिमेट्स। अभी अगर मैंने एक मशीन ली फॉर एग्जांपल 200 करोड़ रुपीस की, और सामने वाले से जिसने ली उसने बोला 20 साल चलेगी, बट गारंटी है क्या 20 साल चलेगी? बट नहीं। अभी उस जिससे हमने परचेज करी है उसने हमको बोला है 20 साल चलती है, हमें इंडस्ट्री के बारे में पता है 20 साल चलती है, उस बेसिस पे हमने इसका जजमेंट ले लिया कि हाँ यार हमारी मशीन भी 20 साल चलेगी। ये जजमेंट फ्यूचर में जाके चेंज हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मशीन को ज़्यादा काम में लिया,
तो ऐसा हो सकता है 20 साल नहीं चले, हमारी 15 साल ही चले। या फिर हमारे यहाँ पे मशीन की हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करी, तो ऐसा हो सकता है 20 या 25 ईयर्स चले। तो ये जो जजमेंट है ये चेंज हो सकता है, बट आज नहीं पता ना हमें कि आगे जाके क्या होगा। बाद में एस्टिमेट्स लेते हैं, जैसे कस्टमर्स होते हैं ना, हम जनरली क्या बोलते हैं, मैं अभी अकाउंट्स में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कर देना, बट प्रैक्टिकली ऐसा इतना ईजी है क्या कि भाई पैसा देगा कि नहीं देगा? उसने बोला कि वो 15 दिन बाद देगा, अपन ने 15 दिन वेट किया। बिजनेस में कैसा होता है कि नहीं आया पैसा, फॉलो अप करते हैं, फिर बोलता है अरे भैया 10 दिन में दे दूंगा। ऐसा आता है क्या? नहीं आता है। तो प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट मेक ए लॉट ऑफ जजमेंट एंड एस्टिमेट कि मुझे इसका डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन करना है कि नहीं करना है, करना है तो कितना परसेंट करना है, कितना नहीं करना है। सो बेसिकली the financial statement preparation requires a lot of judgment. Okay, judgments are subjective है ना। मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल दूं क्या? अभी जैसे कि तुमने बोला कि तुम सीए बन जाओगे, ठीक है, तो तुमने क्या किया है, ऐसा जजमेंट ले लिया कि तुम सीए इंटर पास हो जाओगे, तुम आर्टिकलशिप करोगे, तुम फाइनल में अच्छे से पढ़ाई करोगे, फाइनल पास हो जाओगे, तब तुम सीए बनोगे। बट ये सब सब्जेक्टिव है, राइट? तुमने इंटर में बराबर से पढ़ाई नहीं करी फॉर एग्जाम्पल, तुम पास नहीं होंगे। तुमने आर्टिकलशिप तो क्या है, क्या दिक्कत है कि आर्टिकलशिप कर ली, पर फाइनल में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो फिर सीए नहीं बनोगे। तो बहुत सारे जजमेंट और एस्टिमेट्स है जो फ्यूचर में जाके पता पड़ेंगे कि सही है कि गलत है, ठीक है। ये जजमेंट सब्जेक्टिव होते हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है। एक ही एसेट के लिए अगर तुम 5 लोगों को खड़ा करोगे ना, अब पूछोगे कि इस एसेट की लाइफ कितनी, एक बोलेगा 10, एक बोलेगा 12, एक बोलेगा 13, एक बोलेगा 14, एक बोलेगा 15, और सबके पास अपना अपना एक वैलिड बेसिस होगा जस्टिफाई करने का कि 10 क्यों है, 12 क्यों है, 13 क्यों है, 14 क्यों है, 15 क्यों है। सबका अपना एकदम वैलिड ग्राउंड होगा। तुम जिसकी रिपोर्ट देखोगे तुम्हें लगेगा सही है, ठीक है। तो मेरे साथ बोलना कि ये हमारे लिए एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि नहीं है। अगर फ्यूचर में जाके इनमें से कोई चीज़ उल्टी पड़ गई या गलत पड़ गई तो तुम हमको बोलोगे ना कि तूने तो रिपोर्ट गलत दी थी उस साल में, तूने तो बोला था मशीन 20 साल चलेगी, डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने तो गलत है। तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ जजमेंट एंड एस्टिमेट्स। द जजमेंट एंड एस्टिमेट्स आर सब्जेक्टिव एंड there can be various interpretation which all can be acceptable. This is one of the inherent limitation, ठीक है। अगर तुमसे पूछेगा कि जो जजमेंट्स एप्लीकेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो ऑडिट की एक इनहेरेंट लिमिटेशन है क्या, मैं बोलूँगा यस, दिस इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन। समझ में आता है? समझ में आता है तो पढ़ो, फटाफट पढ़ेंगे, मैं समझा दिया। द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट बाय मैनेजमेंट. Judgments involve subjective decision or a degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. One of the premises for conducting an audit is that management acknowledge its responsibility for preparation of financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework for devising suitable internal controls. However, such internal controls may not be operated to produce reliable financial information due to their own limitations. अब ये पॉइंट मैं समझाया नहीं था, तुम्हें लगा भैया क्या पढ़ा रहे हो, समझाता हूँ। हम कंट्रोल्स लगाते हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कंट्रोल्स लगाते हैं ना कि तुम दिन में फ़ोन मत देखो, दिन में टीवी मत देखो, पढ़ाई करो। तुम्हारा जब छोटे थे तो टीवी का कनेक्शन कटवा देते, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल कि ना रहेगा बीन, ना बजेगी बांसुरी, तो पढ़ो, पढ़ने के अलावा क्या करोगे। तो कंपनी में भी कंट्रोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक पेमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट में आदमी सामान ऑर्डर करता है, ठीक है। पेमेंट डिपार्टमेंट में आदमी पेमेंट करेगा और क्या करेगा। पर यहाँ पे सेग्रीगेशन है कि जो आदमी परचेज का ऑर्डर प्लेस कर रहा है ना वो पेमेंट नहीं कर सकता। पर ये दोनों लोग मिल गए साले, जो ऑर्डर प्लेस करता है और जो पेमेंट करता है वो मिल गए। ये तो देखा सेटिंग करी कि मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, कोई सामान वामान नहीं आएगा, बिल आएगा तो बिल का पेमेंट कर देना, बिल का 20% तेरा, 20% मेरा, 60% आगे सामने वाले का, ठीक है। तो कंपनी ने तो कंट्रोल लगाया कि भाई जो आदमी परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट करने की अथॉरिटी अलग के पास है। बट ये दोनों लोग मिल गए, इसको ऑडिटिंग की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, कॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉल्यूशन। कॉल्यूशन का बेसिक मतलब है किसी गलत काम के लिए इकट्ठा होना, ठीक है। मिली भगत इज ए कॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। For example, the management of a company has devised a control that all purchase bill should reflect stamp and signature of an authorized person in good receiving department. ये बोल रहा है कि
ठप्पा उप्पा लगाना है गुड रिसीव डिपार्टमेंट में, stating the date and the time of receiving of goods in the premises. It is an example of internal control devised by company to ensure that only purchase bill are produced for payment for which the goods have been actually received. कि वही इनवॉइस या वही सामानों का पैसा दिया जाएगा यहाँ पे गुड्स एक्चुअल में आया हुआ है. नाउ व्हाट हैपेंस इफ कंसर्न अकाउंटेंट एंड ऑथराइज पर्सन इन गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट कॉल्यूड, कि पेमेंट डिपार्टमेंट और ये बंदा जहाँ ये गुड्स रिसीव की एंट्री करता था अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो वो कंट्रोल्स को बाईपास कर सकते हैं. It is a case of overriding of internal controls. Overriding मतलब bypassing of internal controls devised by a company due to the collusion. ये word important है. Collusion between two persons. Such a probable collusion is one of the limitation of internal control itself. समझ में आ गया. तो पहले हमने देखा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यह हमने बोला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड जजमेंट्स एंड एस्टीमेट. सेकंड मैंने बोला कंट्रोल्स have inherent limitation when people or employees collude to override / bypass controls. समझ में आता है. अपनी अपनी लैंग्वेज में देखो, मैं एक ही चीज़ को तुम्हारे सामने 3-4 तरीके से लिख रहा हूँ, सो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग हमें आंसर कैसे लिखना है. अगला है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस में तुमको मैं समझाया था कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, हमारे पास मार धाड़ किसी को पकड़ के धमकाने की हमारे पास पावर्स नहीं है. सेकेंडली हम मैनेजमेंट को एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते कि भैया हमें ये एविडेंस चाहिए. हम उनसे मांगते हैं, वो हमको जो प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे हम हमारा काम करते हैं. ठीक है, वी डू नॉट हैव दैट राइट कि गला पकड़ के बोल देंगे साले एविडेंस दे दे, नहीं तो देखो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बाहर मिल. वैसा अपना केस ही नहीं है. ठीक है, सो ऑडिट इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है. ऑडिट में सर्टेन लिमिटेशन है कि मैनेजमेंट शायद हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे. तो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसी के अंदर. ठीक है, मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको यहाँ सेकंड पॉइंट लेकर हूँ. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अरे तुमको समझ में आ रहा है ना, मैं बोले जा रहा हूँ. हाँ, समझ में आ रहा तो तुम अभी कमेंट करके बताओ कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया. तुम ऐसा मत करना कि मैं क्यों कमेंट करूँ, मेरे को क्या जा रहा है कमेंट करने. अरे कमेंट करेगा तो मुझे पता पड़ेगा कि समझ में आएगा, थोड़ा इंटरेक्शन चलेगा. आई विल ऑल्सो अंडरस्टैंड यू, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड मी. मुझे तुम्हारे नाम पता पड़ेंगे, है ना. तो शर्मा जी आपका कमेंट आ जाना चाहिए. ठीक है, अंकित झा, पार्थ बाल्दी, कमेंट जरूर आना चाहिए. ठीक है, सो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहला एस्पेक्ट क्या है, ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. समझ में आता है. क्लाइंट ने नहीं प्रोवाइड किया तो अपन कहाँ से लेके आएंगे. अभी कुछ फ्रॉड हुआ था, क्लाइंट ने अपने को नहीं बताया, तो हमें कोई सपना थोड़ी ना लगा कि क्लाइंट क्या फ्रॉड हो गया था. क्लाइंट ने नहीं बताया, हमको नहीं पता पड़ा. बाद में मैंने किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आके पकड़ लिया कि यहाँ फ्रॉड है, वो हमको बोलेंगे कि तुमने तो पकड़ ही नहीं पाया फ्रॉड है. मैंने बोला कि क्लाइंट ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस ने बता दिया. दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट. ठीक है, बियॉन्ड ए लेवल मैं वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूँ. और उस केस में वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. इफ़ वी प्रूव कि हमने जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी उसकी बराबर से अप्रोप्रिएट चेकिंग कर ली है, ठीक है, सब कुछ बराबर किया, तो वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी बोलेगी यस ऑडिटर की इनहेरेंट लिमिटेशन है, बियॉन्ड ए स्कोप ये काम नहीं कर सकते. देखो, the auditor carries out its work by obtaining audit evidence through the performance of audit process. However, there are practical and legal limitations. This word is important. There are practical and legal limitations on the ability of auditor to obtain audit evidence. For example, an auditor do not test all the transaction. He form his opinion only by testing the sample transactions. हमें कॉन्सेप्चुअली पता है कि हम सारे ट्रांजेक्शन्स नहीं चेक कर सकते. It is an example of practical limitation on auditor's ability to obtain audit evidence. यहाँ जो वर्ड लिखा ना टेस्टिंग सैंपल्स, ये मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू है. ठीक है, रेवेन्यू में साल भर में फॉर एग्जाम्पल 10,000 ट्रांजेक्शन हुए. ठीक है, विल नॉट टेस्ट ऑल द 100% ट्रांजेक्शन. आउट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, एक सैंपल ड्रॉ करते हैं और उन सैंपल ट्रांजेक्शन को चेक कर लेते हैं. उसको चेक करके पता पड़ जाता है कि अगर वो बराबर तो हम बोलते हैं कि बाकी सभी बराबर होंगे. अगर वहाँ बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, और चीज़ें चेक करते हैं. सो बेसिकली हम इनमें से कुछ सैंपल निकालते हैं. फॉर एग्जांपल 100 ट्रांजेक्शन निकाल ली, उनको चेक कर लेते हैं.
तो ये हमारा प्रोसेस होता है जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अगला, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर, देयर इज नो वे by which an auditor can force management to provide complete information as may be required by auditor. There is no way to force, ठीक है। In case he is not provided with the required information, he can only report. It is an example of legal limitation on auditor's ability to obtain audit evidence. एक हो गया practical, एक हो गया legal। अभी management may be involved in the fraud, ठीक है। इसके अंदर ही मैनेजमेंट स्पेशली सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। अगर वो फ्रॉड कर रहे थे, आपको समझाया था कि वो कंट्रोल्स को बाईपास कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से सीए चलाएंगे, वो चाहे तो क्या करेंगे, रेवेन्यू नहीं है बट रेवेन्यू की एंट्री पास कर दी, ऐसा कर सकते हैं। और मैनेजमेंट बाईपास कर देगा और उसके साथ में फर्जी रिकॉर्ड भी क्रिएट कर देगा। तुम जब डॉक्यूमेंट मांगोगे तुम्हें डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तुम्हें डॉक्यूमेंट से लगेगा कि हाँ सही बराबर है, बट वो एक्चुअल में फ्रॉड है, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि फ्रॉड, भैया हम सीए क्यों नहीं पकड़ पाएंगे। देखो फ्रॉड करना कोई इतना इजी काम नहीं है। जो मैनेजमेंट अगर प्लान तरीके से फ्रॉड कर रहा है ना, वो इतना प्रॉपर सीन क्रिएट करता है ना कि तुम जाके तुम्हें लगेगा ही नहीं कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है कुछ, ठीक है। बाद में कोई ना कोई विसल ब्लोअर या कोई चीज़ फट जाएगी, कोई चीज़ बैलेंस नहीं हो पाएगी, तब जाके पता पड़ता है कि अरे वहाँ पर फ्रॉड था और जो क्लाइंट ने जो सब सीन क्रिएट किया था वो सब फर्जी था। द मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलस पीपल, यार ये वर्ड मेरे को भी बोलने को नहीं आ रहा, याद भी नहीं होगा। And may be itself involved in a fraud. It may be engaged in concealing fraud by designing sophisticated and carefully organized scheme which may be hard to detect by the auditor. It may produce fabricated document before auditor to lead him to believe that evidence is valid. However, in reality, such document could be fake or non-genuine. We have already discussed under the section on the scope of audit that auditor is not an expert in authentication of documents. Therefore, he may lead to accept invalid audit evidence on the basis of unauthentic documents. It is quite possible that management may have entered into some transaction with related parties. ठीक है, अगला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। ये तुम नोट्स में लिख लेना आपने, और मॉड्यूल में वैसे भी आगे जाके समराइज किया हुआ है, बट ये तुमको नोट्स में लिखना ताकि तुम्हें वो वन लाइनर जो है ना तो अभी माइंड में इमेज रहे। अभी यू नो क्या होती है रिलेटेड पार्टीज, कभी पढ़ा है तुमने, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये तुमको समझता है ना। तो क्या होता है कि इन रियल वर्ल्ड कंपनी क्या करती, जो कंपनी फ्रॉड करती है, फॉर एग्जांपल बैंक से पैसा लिया, ठीक है, एक कंपनी में लोन आ गया, वो पैसा किसी और कंपनी को देगी किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो कंपनी किसी और कंपनी को देगी प्रोजेक्ट के लिए, वो कंपनी किसी और कंपनी को देगी प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे करते 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 पैसा बाहर चला जाता है सिस्टम से, जिसका कोई ट्रैक नहीं रहता। फिर बाद में ये चीज़ कंपनी ने लोन लिया था, वो बोल देती भाई मैं बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, उससे बोलते जो लोन लिया उसका पैसा चुका, बोलते पैसा तो सब डूब गया, ठीक है। सो कंपनीज इंटेंशनली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स क्रिएट करती है, ऐसा चेन क्रिएट करती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पैसा कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। उसका सबसे अच्छा तरीका है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। अपने ग्रुप के अंदर की कंपनी को इधर उधर पैसा दे दे के बाहर निकाल देते हैं। सो वहाँ पे उस ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स की वजह से भी हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस है, क्योंकि हमें नहीं पता पड़ता। आई गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारा एक क्लाइंट था, वो एक कंपनी को पैसा देता था प्रोजेक्ट के लिए, वो कंपनी आगे देती थी, वो कंपनी आगे देती थी। हमारे पास क्या था ना कि हम ये कंपनी को ऑडिट कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। सो हमें क्लियरली समझ में आ रहा था कि पैसा यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। हमने उनको पकड़ लिया, हमने उनको बोला कि भैया तुम ये पैसा घुमा रहे हो, अल्टीमेटली तुम पैसा बाहर निकाल दो, ठीक है। और क्लाइंट फंस गया। अल्टीमेटली क्लाइंट को हमने क्या बोला कि ऐसा रहेगा तो हम रिपोर्ट में लिख देंगे, तो आप ये सारा पैसा वापस मंगवा लो। कंपनी ने फिर सारा पैसा रिवर्स करके अपने पास मंगवाया। It is quite possible that entity may have entered into some transaction with related parties. Such transaction may only be paper transaction and may not have actually occurred. The auditor may not be aware of such related party relationship, or audit procedures may not be able to detect probable wrongdoings in such transactions. Clear है? Audit is not an investigation, as already discussed. Audit is not an official investigation, hence auditor cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from. अब रिपीट हो रहा, देखो ना,
सेम रिपीट हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वही रिपीट हो रहा है। अगला ये तो मैं समझाता हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आए। 31 मार्च है ये, ठीक है। यहाँ पे अपना ईयर एंड होता है। क्लाइंट ने फाइनेंशियल बना के दिए 20 अप्रैल को, ठीक है। और हमको बोला 15 मई को मेरी बोर्ड मीटिंग है। क्या बोला उसने? बोर्ड मीटिंग है, तो मुझे 14 मई को ही रिपोर्ट चाहिए। क्या बोला उसने? 14 मई को मुझे ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। गिव मी अ सेकंड ना, कैमरा चालू करा था। अभी अपने पास कितना टाइम है? 20 मई से लेके 14 मई तक का। हम कभी कभार तो हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि यार बहुत कम टाइम है, हमें एक्सटेंड करना होगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि बोर्ड मीटिंग की भी टाइमलाइंस है। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारा टाइम देगा। हमको प्रैक्टिकली एक लिमिटेड टाइम मिलता है जिसमें हमको ऑडिट कंप्लीट करनी है। समझता है तुमको? क्या बोला मैंने? हमें एक लिमिटेड टाइम मिलता है एंड इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम हमें वो ऑडिट कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ फीस मिलती है 20 लाख रुपीज़ की। अब 20 लाख रुपीज़ के अंदर मुझे पैसा भी कमाना है, तो मैं उसके हिसाब से रिसोर्सेज लगाऊंगा जिनकी कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट से 15 लाख रुपीज़ है। अब मैं इससे ज़्यादा लगा नहीं सकता। अगर इससे ज़्यादा लगाऊंगा तो मैं ही पैसा नहीं बनाऊंगा। ऑडिट मेरे लिए तो धंधा है ना, तो मेरे पास एक कॉस्ट की भी लिमिटेशन है, टाइम की भी लिमिटेशन है। ये चार्ट तुम बना लेना नोट्स में, मेरे पास दोनों लिमिटेशन है। जैसे तुम भी रोते हो ना कि यार भैया इतने सारे सब्जेक्ट है, इतना बड़ा कोर्स है, एग्ज़ाम आ जाएंगे मई में, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। बट तुम यार ऐसा नहीं बोल सकते ना कि टाइम कम है तो यार मैं पढ़ाई कम करी, तो एग्जामिनर बोलेगा, ऐसे बोलेगा चल फेल। ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हम भी टाइम का बहाना नहीं कर सकते। कोई हमको आगे बोलेगा तूने ऑडिट क्यों नहीं करी? भैया टाइम कम था इसलिए नहीं चेक किया। हम क्या करें? उसको बोलेंगे टाइम वाइम का बहाना नहीं चलेगा। यू विल हैव टू प्लान इन सच ए वे कि ऑडिट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है वो तो तुम्हें करनी ही है, ठीक है। हम भी यही करते हैं। हम ये बहाना ना कर सकते आईसीआई को कि भैया टाइम बहुत कम है। मतलब आईसीआई भैया क्या बोलोगे कि सर टाइम बहुत कम है, थोड़ा टाइम दे दो, हमें पास कर दो, हमारे पास टाइम कब तक। ये सब बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है। आईसीआई क्या बोलेगा? यू विल हैव टू प्लान इन सच ए वे कि तू एग्जाम क्लियर कर ले। हमारे पास भी यही है कि विल हैव टू प्लान इन सच ए वे कि हम ये टाइमली बेसिस पे कंप्लीट कर ले। सेकंड तुम बोलोगे कॉस्ट की। तुम बोलोगे किसी ने बोला कि ये काम क्यों नहीं किया? अरे बहुत महंगा पड़ता है यार, इसके लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। हमने कहा छोड़ो, इतना करने का खर्चे बच जाएगा तो अपन पैसा कमा लेंगे। बोले इतना सारे मारूंगा देखो, ऐसा करेगा। बोलेगा कि कॉस्ट एक इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं बोल सकते। वो बोलता है कि यू विल हैव टू प्लान एक्टिविटीज सच ए वे कि जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो करो, ठीक है। तो यू विल हैव टू बैलेंस द कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। पर हम सामने वालों को क्या बोल रहे हैं? हम इसका बहाना नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि टाइम एक लिमिटेशन है, कॉस्ट एक लिमिटेशन है, बट हम ऐसा बहाना नहीं करेंगे। बट ये है तो सही ना हमारी लिमिटेशन। उन्होंने बोला कि हाँ यार एक लिमिटेशन तो है तुम्हारे लिए। देखो, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। और कोई इन्फॉर्मेशन मान लो बहुत लेट मिलती है, तो कभी ऐसा होता है ना कि बहुत लेट इन्फॉर्मेशन मिली, अब कोई वैल्यू नहीं है। MS धोनी मूवी देखी थी क्या तुमने? ठीक है। MS धोनी को फ्लाइट पकड़ के जाना था, ठीक है। पर ये इन्फॉर्मेशन ही बहुत लेट पता पड़ी कि MS धोनी का सिलेक्शन हो गया था दिलीप ट्रॉफी के अंदर। फिर वो गाड़ी करके जाते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं फ्लाइट 15-20 मिनट पहले निकल चुकी होती है। तो कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन बहुत लेट मिलेगी तो उसका रेलेवेंस नहीं होता। सेम ऑडिट में भी ऐसा ही है। कल ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, आज कोई इन्फॉर्मेशन बहुत लेट मिल रही है, अब इसका क्या है तो एनालिसिस करेंगे, क्या इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे भी मिलनी चाहिए। The relevance of information decreases over time. An auditor cannot verify each and every matter. Therefore, a balance has to be struck between reliability of information and cost of obtaining it. Consider for an example an auditor who is conducting an audit of a company since last 2 years. During these 2 years, he has sought detailed information from management of company regarding various matters. During the third year, he chose to rely upon some information obtained as a part of audit of previous year. However, it could be possible that something new has happened and that information is not relevant now. So the information being relied upon by the auditor is not timely and may have lost its reliability. लास्ट ईयर ऑडिट करा था, वहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिली बोला कि ठीक है सेम यूज़ कर लेता हूँ, पर कुछ चेंजेस हो गया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट रहेगी क्या? नहीं रेलेवेंट रहेगी। लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल मैनुअल था कि जो भी पेमेंट का अप्रूवल करना है चेक पे साइन होता था। इस साल में आके प्रोसेस चेंज,
सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, बैंक के पोर्टल पे जाके अपन अप्रूव करते हैं। अब तो लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन लेके ऑडिट करेगा तो फायदा है क्या? करंट ईयर में प्रोसेस ही चेंज हो गया है। समझता है तुमको? समझता है ना? वेरी गुड। अगला है फ्यूचर इवेंट्स। ये फ्यूचर इवेंट्स तो बहुत ही कॉमन है। जैसे एक टाइम में आइडिया वोडाफोन बहुत अच्छी कंपनी थी, किसी को ऐसा लगा था कि फ्यूचर में जाके इतनी हालत खराब होगी, एयरटेल की हालत खराब होगी, पर हो गई। लॉज एंड रेगुलेशन चेंज हो गए, कंपटीशन बढ़ गया, फ्यूचर में गोइंग कंसर्न के इशू हो सकते हैं। तो आज हमको नहीं पता, अगर आज हम रिपोर्ट में लिख दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, अगले साल मान लें कंपनी डूब जाए तो तुम्हारा हमारा गला मत पकड़ना। तूने तो लास्ट ईयर बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, इस साल कंपनी डूब गई। तो मैंने तुमको बोला है कि ऑडिट इज नॉट अबाउट द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस, ऑडिट इज अ रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बराबर बनाया कि नहीं बनाया। समझ में आता है? हाँ कि ना? कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। फ्यूचर इवेंट और कंडीशन में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली। Adverse event may seriously affect the ability of an entity to continue as a business. The business may cease to exist in future due to changing market condition, emergence of new business model or product, or due to market adverse events. Therefore, in view of the above factors, the auditor cannot provide a guarantee that financial statement are free from material misstatement due to fraud or error. तुम बोलोगे हमें भैया याद क्या करना है? तो मैंने जो पॉइंट बताया ना, इनको एज ए पॉइंटर याद करना है, और यहाँ पे ये समराइज चीज़ है, देखो ठीक है। ये जो है ना, ये तुम्हें याद करना है एग्जाम पर्पस, लाइन टू लाइन याद नहीं करना है, ठीक है। मेरे साथ बोलोगे क्या? मैं तुम्हें रिवाइज कर दूँ फटाफट से। चलो मैं फटाफट बोलूँगा, तुम फटाफट बोलना। ये नंबर अभी के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं जो मैं तुमको बोला। द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो बिकॉज देर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट. The limitation arise from the first factor, the nature of financial reporting. The preparation of financial statement involves judgment by management. The judgments are subjective, there is uncertainty, and there can be a various acceptable interpretations. The nature of audit process. There are practical and legal limitations to auditor's ability to continue to obtain audit evidence. Sorry. अगला, management or others may provide intentionally or unintentionally the complete information which is relevant for the preparation of financial statement. Fraud may involve sophisticated and carefully organized scheme which might not be detected by our audit procedures. Audit is not an investigation. Audit is not an official investigation. Timeliness of financial reporting and the balance between benefit and cost, or timeliness of financial reporting and decrease in the relevance of information over time. The relevance of information decreases over time, so we have to balance, we have to maintain a balance between the reliability and the timing of information and its cost. ठीक है, मैं कभी कभी इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करता हूँ, तो डोंट गेट स्टिक यार भैया आपने लास्ट पे ऐसा बोला था, इस पे ऐसा बोला था। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें की वर्ड्स को यूज करके जो की मैसेज है अपनी लैंग्वेज में डिलीवर करना है, ठीक है। हम रट नहीं सकते 11 के 11 चैप्टर, अंडरस्टैंड दैट। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली, एडवर्स इफेक्ट में सीरियसली अफेक्ट एन एबिलिटी एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ बिजनेस। क्लियर है क्या? क्लियर है। एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, पॉइंट नंबर 8, बहुत सिंपल है, सिर्फ बोलता हूँ तुम पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। पुलिस के वहाँ पे जो मामले आते हैं, पुलिस क्या बोलती है उनको? केस, ये केस, वो केस, फलाना केस, मर्डर केस, चोरी का केस। पेशेंट के पास डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है उनको? पेशेंट्स, ठीक है। हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट। हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो हम एक दूसरे से ऐसे पूछते हैं, तू कौन से क्लाइंट पे काम कर रहा है, तू कौन से क्लाइंट पे काम कर रहा है, तू कौन से क्लाइंट पे काम कर रहा है, या फिर ऐसे पूछते हैं तू कौन से एंगेजमेंट पे काम कर रहा है। समझ में आता है? Engagement means an arrangement to do something. In the context of auditing, it means a formal agreement between the auditor and the client, under which the auditor agree to provide auditing services. It takes the shape of engagement letter. अगर तुमने किसी से प्यार किया ना, वो नहीं, वो है ना, तुमने किसी से कभी प्यार किया, तुमने किसी को दिल दिया पैसा, तो तुमने किसी से प्यार किया, फॉर एग्जाम्पल, बेकार एग्जाम्पल है बट तुमको याद करवाने के लिए देना पड़ रहा है। When you write a letter, what you call that letter as a love letter, ठीक है। सब हम क्लाइंट के साथ ऑडिट करेंगे, क्लाइंट की ऑडिट करेंगे, बेसिकली हम एक एंगेजमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम भी क्लाइंट के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन का लेटर साइन करते हैं।
इसलिए उस लेटर को हम बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पूरा एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सो व्हाट इज एंगेजमेंट समझ में आ गया। एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, और इन द context of audit, it is a formal agreement between client and us, where we note down the terms and condition. We also call it as an engagement letter. Clear? अभी हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ है क्या? हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं है, हम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल लोग हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल असाइनमेंट और एक्सटर्नल एंगेजमेंट। द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, क्यों लिखा है एक्सटर्नल? व्हेन आई वाज वर्किंग इन हिंदुस्तान यूनिलीवर, हमारा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी था। ऐसा नहीं है कि बाहर से ऑडिटर आएगा वो ही वेरीफाई करेगा। अरे भाई, ऐसे कंपनी उनको भी अपना सब कुछ काम करना है, तो वी हैड एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। इंटरनल वाला इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसको किसी को रिपोर्ट नहीं देनी है बाहर के किसी लोगों को, कंपनी के अंदर ही देनी है। बट जो हम लोग जाते हैं एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट है, हम बाहर के लोगों को रिपोर्ट करेंगे। द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट इज टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Such engagement are also reasonable assurance engagement. For example, in India, companies are required to get their annual accounts audited by an external auditor. Even non-corporate entities may choose to have their accounts audited by an external auditor because of the benefits जो यहाँ लिखे हुए। वो बेनिफिट्स मैं तुम्हें अगले में पढ़ाऊंगा। आज के लिए काफ़ी है इतना, लगभग 36 मिनट्स हो गए। तुम बोलो तो पढ़ा दूँ? हाँ चल मुझे सब पता है कि मैं जब खुद क्लासेस में जाता ना वेट करता था, अरे अब छोड़ दे दादा, छोड़ दे दादा, छोड़ दे। जैसे ही वो बोलता था कि बस क्लास ओवर, कॉपीज बंद करके बैग में डाल के बस भागने को रेडी रहते थे। मैं तो इनफैक्ट क्लास में सबसे आखिरी में बैठते थे हम लोग कि फटाफट निकलने को मिले, ठीक है। तो तुम भी वैसे होंगे, तुम कौन सा अलग होंगे? चलो समझ में आ गया तुमको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट क्या होता है, ठीक है। और मैं तुमको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ये फ्री लेक्चर नहीं है। आई हेट द वर्ड फ्री, ये फ्री नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन लेक्चर है। क्योंकि हर पर्सन आज महंगी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ नो फीस बैच। बट आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से इन लेक्चर्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है कि तुझे 1000 करना है, 1500 करना है, 500 करना है, 50 करना है। एज पर योर फाइनेंशियल कैपेसिटी यू कैन पे इट। इफ़ यू रियली फील कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ और आप इस काम में मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बेसिकली एजुकेशन कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। कई सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन लेक्चर से बहुत सारा फायदा उठाएंगे और एक दिन सीए बनेंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड कोर्स एंड आई होप यू विल सपोर्ट मी विद दिस। गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। कल 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्कूल जैसे अब लड्डू तो मिलेंगे नहीं, पीटी देखने को मिलेगा नहीं, बट यस घर में टीवी में आप देख सकते हो। गुड बाय, टेक केयर।